हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का साइंस चैप्टर 11 से वर्क एंड एनर्जी। इस चैप्टर में दो चीज़ के ऊपर ही फोकस किया गया है। वर्क क्या है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी क्या है, यूनिट क्या है और उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एटसेट्रा, इनका भी डिस्कशन होगा आगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं वर्क क्या होता है। स्टूडेंट्स, वर्क इज डिफाइंड एज टू बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जो वर्क है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। मीन्स एफ एस इज इक्वल टू वर्क डन, यानी डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कैसे दिखाएंगे? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मीन्स वर्क एट डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस। अब इधर क्या है? डब्ल्यू क्या है? वर्क है, एफ फोर्स है, एस डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स क्या होती है बच्चों? फोर्स इज अ थ्रस्ट in a particular direction। फोर्स क्या है? एक थ्रस्ट है पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा। इट मीन्स अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हो रहा है तो जो W है दैट बी कैलकुलेटेड टू बी पॉजिटिव। अगर फोर्स का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या किसी और डायरेक्शन में हो रहा है तो W देन कैलकुलेटेड टू बी नेगेटिव, तब वर्क डन हमें नेगेटिव आएगा। ऐसा कैसे होता है? जैसे किसी स्लैंटिंग ढलान से कोई ऑब्जेक्ट फिसल के आ रहा है और उस पर फोर्स लगाएं रोकने के लिए और वो रुके नहीं, फिर भी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट वो मूव करता चला है, डिस्प्लेस होता चला है, देन वर्क डन विल बी नेगेटिव। और जिस साइड में फोर्स लगा रहे हैं उसी साइड में अगर डिस्प्लेस हो जाए तो पॉजिटिव। क्लियर बच्चों? क्या वर्क जीरो भी हो सकता है? आंसर इज यस, वर्क डन कैन बी जीरो। कैसे? अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, ये इसका रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से ये मूव करता हुआ, ये क्या है? रेफरेंस पॉइंट। मूव किया और वो एक सर्कुलेशन पूरा किया, एक राउंड पूरा किया और वापस यहीं आ गया तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो क्या होगा? वर्क डन क्या आएगा? जीरो। या किसी कैसे भी पाथ पर मूव कर रहा है, अगर मूव करने के बाद अगर वही रेफरेंस पॉइंट पर वापस आ जाता है ऑब्जेक्ट तो जो वर्क डन होगा वो जीरो ही होगा। चाहे रेक्टेंगुलर पाथ हो, यहाँ से मूव किया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, फिर वापस यहीं आ गया तो वर्क डन जीरो। क्लियर?
अब पढ़ते हैं बच्चों यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की यूनिट क्या होती है? तो बच्चों वर्क की यूनिट निकालते हैं। W इक्वल टू एफ एस, फोर्स की होती है न्यूटन, डिस्प्लेस होगा मीटर में, तो इसकी यूनिट आ गई न्यूटन मीटर। या इसको कहेंगे जूल। न्यूटन मीटर कहिए या जूल कहिए। तो ये हो गया आपका MKS यूनिट। ठीक है। अगर हम CGS यूनिट निकालें इसकी, CGS यूनिट वो कैसे निकलेगी? अब देखिए F इक्वल टू होता है MA, तो इसकी होगी kg यूनिट अगर निकालें फोर्स की, kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट क्या निकली? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गई MKS। अगर इसकी CGS निकालें तो क्या होगी? kg को लीजिए आप ग्राम में, ये हो गया 1000 ग्राम, इंटू मीटर को लीजिए सेंटीमीटर, तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर। ठीक है। और अपॉन सेकंड स्क्वायर। क्लियर? तो ये क्या आ गई? ये देखिए 1 लाख ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गई आपकी CGS यूनिट। CGS यानी कि 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये CGS यूनिट हो गई। अब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं? डाइन। 10⁵ डाइन। तो यानी कि 1 न्यूटन फोर्स का अगर 1 न्यूटन की लें तो 1 न्यूटन इक्वल टू हो जाती है 10⁵ डाइन। ठीक है। अब इस यूनिट को हम यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए रखते हैं। तो वर्क की यूनिट क्या आ गई थी? यूनिट आई थी न्यूटन मीटर। न्यूटन का हमने क्या निकाला? यानी कि ये 1 जूल इक्वल टू कितना होता है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। वर्क डन 1 जूल कब होगा? जब 1 न्यूटन फोर्स लगे, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो, तो 1 जूल आएगा। अब देखिए 1 न्यूटन हमने कितना निकाला था? इतना, 10⁵ डाइन, यानी 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर। ऐसे लिखिए, ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इंटू 1 मीटर को सेंटीमीटर में कर दीजिए, तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो 1 जूल इक्वल टू हो जाएगा दिस 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब इतने हिस्से को हम क्या कहते हैं बच्चों? अर्ग। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर का ये दूसरी छोटी यूनिट है, सेम यूनिट, उसको कहेंगे अर्ग। तो ये हो जाएगा 10⁻7 अर्ग, 1 जूल इक्वल टू। क्लियर हो गई बात? तो 1 यूनिट हो गया 10⁻5 डाइन और 1 जूल हो गया 10⁻7 अर्ग। तो वर्क की यूनिट जूल भी है, न्यूटन मीटर भी है, अर्ग भी है। अर्ग CGS है, छोटी यूनिट है। तो आपने देखा कि 1 जूल इक्वल टू 1 करोड़ अर्ग होता है। क्लियर? अब आगे पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? तो बच्चों
काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन होती है ये। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी दैट इज possesses ड्यू टू इट्स मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है कि मोशन की वजह से जो एनर्जी उसमें मौजूद होती है ऑब्जेक्ट में, उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन है ये, काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज द वर्क नीडेड टू एक्सेलरेट अ बॉडी ऑफ अ गिवन मास फ्रॉम रेस्ट टू इट्स स्टेटेड वेलोसिटी। यानी काइनेटिक एनर्जी को ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि काइनेटिक एनर्जी को परिभाषित किया जाता है कि वर्क नीडेड, जितना वर्क की ज़रूरत होती है किसी बॉडी, गिवन मास की बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए किसी वेलोसिटी में, अगर उसकी एक वेलोसिटी में लाने के लिए गिवन मास की बॉडी को जितना है वो एक्सेलरेट करना पड़ता है और उसके लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई कि जो वर्क करना पड़े किसी एक्सेलरेट करने के लिए गिवन मास की बॉडी को एक वेलोसिटी में लाने के लिए फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन, तो दैट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला आपका है ये। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होती है हाफ mv²। इस फॉर्मूले को हम अभी डिराइव करेंगे। अब इसको डिराइव करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन को लेंगे, न्यूटन की सेकंड इक्वेशन। तो इसको हम डिराइव करेंगे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, बल्कि थर्ड इक्वेशन से करेंगे। थर्ड इक्वेशन से करते हैं इसको। तो थर्ड इक्वेशन है आपकी v² इक्वल टू u² प्लस 2as, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि v² माइनस u² इक्वल टू 2as, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं s इक्वल टू v² माइनस u² अपॉन 2a। ऐसे लिखा जा सकता है। अब वर्क डन के लिए हमने क्या फॉर्मूला निकाला था, तो वर्क डन के लिए हमने निकाला था फॉर्मूला W इक्वल टू Fs। F को भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आपको बताया था कि F इक्वल टू होता है ma, ये आप पहले से जानते हैं। और ये थर्ड इक्वेशन ऑफ न्यूटन है, ये भी आपको पता है, इसमें वैल्यू रख दीजिए F की और S की। तो F इक्वल टू हो गया ma इंटू S की वैल्यू रख दीजिए ये v² माइनस u² अपॉन 2a। a से a मर गया तो आया आपका हाफ m v² माइनस u²। ये हो गया वर्क डन। और हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी, वर्क डन क्या है, गिवन मास की बॉडी को एक वेलोसिटी में स्टेटेट करने के लिए, एक रुकी हुई ऑब्जेक्ट को, गिवन मास के ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए जो वर्क नीडेड होता है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो W इक्वल टू हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हाफ m v² माइनस u²। सपोज करो कि अगर उसे रेस्ट पोजीशन से ही स्टार्ट कर रहे हैं काइनेटिक में लाने के लिए, देन u इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब u 0 हो जाएगा तो ये फॉर्मूला आपका आएगा हाफ m v² काइनेटिक एनर्जी।
और एनर्जी की यूनिट होती है जूल, ये आपको पहले से पता है। काइनेटिक एनर्जी का एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वर्क डन इफ द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 54 किलोमीटर पर आवर ऑफ 10 kg मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमें गिवन क्या दे रखा है? गिवन है बच्चों m 10 kg दे रखा है, u 30 किलोमीटर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। 30 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करके 10 आ गया। और फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर, इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हम फॉर्मूला ये लगाएंगे। अभी हमने ड्राइव किया था ना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करिए, m हमारा 10 है, v 15 निकाला हमने और u 10 था, इसका स्क्वायर करिए तो इसका स्क्वायर करने वाले 225 आया। 10 का स्क्वायर 100 होता है और ये 2 से 10 5 बार कट गया। 225 माइनस 100 125 हुआ और ये 5 और कैलकुलेट होकर के 625 जूल आया। और जितना जूल एनर्जी है वही दैट इज इक्वल टू वर्क डन। क्लियर हो गई होगी बात। अब पढ़ते बच्चे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है ये, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डेस्ट्रॉय की जा सकती है। द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसमिशन ऑलवेज रिमेन्स सेम। अगर एनर्जी ट्रांसमिशन भी हो रही है, चेंज भी हो रही है, तो टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर सेम ही रहती है। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। क्लियर? इसको मैकेनिकल एनर्जी भी कह देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू दैट पॉइंट ऑफ ग्रेविटी। यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ जितनी ऊंचाई तक उठाने में वर्क डन करना पड़ता है वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। यहाँ से यहाँ तक h डिस्टेंस हाइट तक अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट ग्रेविटी उठाया गया है फोर्स लगा करके, तो ये हाइट और जो फोर्स लगा है उसका प्रोडक्ट को वर्क डन कहेंगे। तो F इक्वल टू एफ एस होगा, फोर्स लगी और s डिस्टेंस कितना उठाया h तक, तो एफ एच हुआ। F इक्वल टू एम ए होता है, आपने पढ़ा है, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है ये वर्क, तो एक्सेलरेशन a की जगह हम g यूज करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट होने के बाद ये फॉर्मूला बन जाता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। क्लियर हो रही है बात? बच्चों अब पढ़ेंगे पावर। पावर क्या है? पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम पावर कहते हैं। मीन्स पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, मीन्स P इक्वल टू W अपॉन T। पावर की यूनिट होती है वॉट, और इसकी अगर यूनिट निकालें तो बनेगी जूल पर सेकंड। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। टाइम की सेकंड। तो जूल पर सेकंड कहिए या वॉट कहिए, इसकी ये यूनिट आती है। लार्ज यूनिट हम यूज करते हैं किलोवाट,
1 किलोवाट क्या होता है? 1000 वाट या 1000 जूल पर सेकंड। इससे एक चीज़ और समझ में आती है कि जितने वाट का बल्ब या पंखा होता है पर सेकंड वो उतने जूल एनर्जी खर्च करती है। अगर हम कहें 100 वाट मीन्स 100 जूल पर सेकंड एनर्जी खर्च करता है वो ऑब्जेक्ट या वो गैजेट। और जो कॉमर्शियल यूज है, कॉमर्शियल यूज हम करते हैं किलोवाट आवर में। जो 1 किलोवाट आवर होता है उसको 1 यूनिट कैलकुलेट की जाती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी मीटर में आती है। इट मीन्स 1 यूनिट इक्वल टू हो गया 1000 वाट इंटू 1 आवर। किलोवाट को क्या है? वाट, तो किलो को 1000 कहेंगे तो 1000 वाट इंटू आवर। अगर हम 1000 वाट को 1 घंटे तक कंटिन्यू यूज करते हैं, 1000 वाट को 1 घंटे तक कंटिन्यू यूज करें तो मीटर के बिल में यूनिट कैलकुलेट हो जाएगी 1 यूनिट। तो 1 यूनिट बिजली आपने खर्च की। क्लियर? इस चैप्टर में इतना ही है बच्चों, और कोई चीज़ जाननी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें आपको क्या सीखना है और क्या जानना है इस चैप्टर के बारे में। थैंक यू बच्चों।